हेलो, क्लास 11th मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 11, उसका नाम है शंकु परिच्छेद, कोन सेक्शन, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। इसका आज हम सिर्फ बेसिक बताएंगे, ठीक है। कुछ इससे आपको डिस्कस करेंगे और कुछ फिर एक वीडियो और डालेंगे, उससे आपको बताएंगे। देखो, शंकु परिच्छेद होता है। शंकु आपने नाम सुना होगा, शंकु 9th में भी आपने पढ़ा है। शंकु की आकृति कैसी होती है? ऐसी शंकु की आकृति होती है जैसे कोनिक होते हैं ना, कोन। ये शंकु है आपका। इसका शंकु का आधार वर्तीय होता है और जैसे उसकी होती है जन्मदिन की कैप, ये ऐसे होती है। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है L, ये H होती है और ये इसका आधार होता है वर्तीय, तो इसमें त्रिज्या होती है। ये नीचे दिया हुआ भी है। जब हम इसे हम काटते हैं तो इससे 4 प्रकार की आकृति बनती हैं। एक तो वर्त, जिसे सर्किल कहते हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है सबके। परवलय, पैराबोला, ये आपके लिए नई चीज़ है, ये क्या होता है ये आगे बताएंगे। फिर जो तीसरी होती है दीर्घवृत्त, इलिप्स जिसे बोलते हैं। फिर होता है अतिपरवलय, हाइपरबोला, ठीक। ये भी एक नई चीज़ है, ये भी आगे डिस्कस होगा। सामान्यतः इन सभी वर्गों को शंकु परिच्छेद कहा जाता है, क्योंकि ये सभी एक शंकु और तल के प्रतिच्छेद के कारण बनते हैं। यानी कि यदि हम शंकु को किसी समतल द्वारा काट दें, जैसे ये है, ये एक क्या है, शंकु है। यदि हम इसे एक तल द्वारा काट दें किसी, तो वो क्या बनता है, इन 4 में से कोई एक आकृति बनेगी। काटने का तरीका अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से काटेंगे तो अलग अलग आकृति बनेगी, ठीक है। 4 तरीके से काटेंगे और 4 ही आकृति बनेगी। ये क्या है, शंकु होता है। इसे हम ऐसे समतल से काट दें, समतल का मतलब होता है कोई भी बहुत बारीक चीज़, जैसे कागज़ का टुकड़ा, आर्ट, ऐसे बहुत ही पतली पन्नी से काटते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा इससे में से 4 आकृति आपको प्राप्त हो जाती हैं। चलो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये शंकु है, ये मैंने बताया था, ये आपकी देखी हुई चीज़ है। ये तिर्यक ऊंचाई L है, ये इसका शीर्ष कहलाता है। ये आधार वर्ताकार होता है, ऊंचाई H होती है, याद आ गया होगा। अब हम यदि 2 शंकुओं को शीर्ष से मिला दें तो ये द्विक शंकु कहलाता है, द्विशंकु। यानी कि इसका शीर्ष हमने मिला दिया, एक का वर्तीय आधार ऊपर हो गया, एक का नीचे हो गया, ठीक है। ये द्विशंकु कहलाता है, जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम शंकु के प्रतिच्छेद की बात करते हैं। शंकु का परिच्छेद क्या होता है? शंकु को समतल से प्रतिच्छेद करते हैं, उसे शंकु का प्रतिच्छेद कहलाता है। जैसे मान लिया मैं कहूँ कि जैसे 2 पेन है, ये तो इसकी होगी ये वाली L लंबाई, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो होती है स्थिर, माना एक ऊर्ध्वाधर रेखा है L, दूसरी है M, जो L को V पर प्रतिच्छेदित करती है तथा अल्फा कोण बनाती है। ये तो क्या हो गया, L, ये हो गया इसका यहाँ से M, ठीक। ये कौन सी रेखा है, ये M है। यहाँ जो कोण है ये अल्फा है, इनके दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, ठीक। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट जहाँ मेरा अंगूठा रखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, V, जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उसे क्या कहते हैं, V कहते हैं। ये जो कोण है ये अल्फा है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये तो ऊर्ध्वाधर जो है, ये वाली ब्लैक वाला जो पेन है, ये तो स्थिर रहता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फा कोण है, इसी के सहारे हम इसे घुमाएंगे ऐसे, ठीक। मैं यहाँ ठीक से नहीं घुमा सकता, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे, ये द्विक शंकु बन जाएगा, यानी कि शंकुआकार हो जाएगा। अंतर याद क्या रखना है आपको, याद रखना है कि ये एंगल नहीं बदलना चाहिए। अल्फा ये 30 है तो इधर घूमते हुए भी ये 30 ही रहना चाहिए। ये ऊर्ध्वाधर रहेगी, ये स्थिर रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। चेंज कौन सी होगी, घूमेगी कौन सी, ये M रेखा, नीला पेन जो है ये ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब हो गया ऊपर भी एक वर्ताकार भाग बन जाएगा और नीचे भी एक वर्ताकार। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो अल्फा है ये अल्फा ही रहेगा, पर घूमने पर भी इतना ही एंगल रहेगा, इसका एंगल चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो ये था यहाँ प्रतिच्छेद अल्फा कोण बनाती है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये घूमने के बाद ये द्विशंकु आ गया आपका,
घूमने के बाद ये द्विशंकु। इसके कुछ नाम है, ये जो एल रेखा है इसे तो हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ये जो ऊपरी मापें होती हैं इसे ऊपरी मापें हैं। ये कोण अल्फा है, ये शीर्ष थे ही दोनों के, ये निचली माप है, ये द्विशंकु है। ये जो एम रेखा है ये जेनेट कहलाती है, जेनेट जनक, यानी कि इसने ही, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसने ही ये द्विशंकु बनाया। दो हमने क्या किया था, मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, इसे घुमाया था, इस वाले को, नीली को, ये स्थिर थी तो ये जनक हुई। इसे क्या बोलते हैं, जेनरेट बोलते हैं, जेनरेट करने वाली या जनक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम इस द्विशंकु को एक तल द्वारा काटते हैं। तल द्वारा काटने का मतलब मैंने बताया, जैसे ये है, ये इसे हम किसी पेन ऐसी चीज़ से एकदम काट देते हैं तो वो जो आकृति प्राप्त होती है वह उन जो ऊपर मैंने 4 आकृति बताई थी उन जैसी होती है। अब उन वर्त की आकृति तो आपने देखी हुई है। ठीक है, इसके बाद ये साथ में दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये तल से काटने की कोशिश, ये तल से काटा गया है, यहाँ ये तल है कोई भी। ठीक, कोण अल्फा है और ये जो तल है ये मैं दिखा दूँ, ये तल के साथ मान लिया इस एल रेखा के साथ जो ऊर्ध्वाधर है स्थिर है उसके साथ ये तल बीटा कोण बनाता है। ये कोण कौन सा है, बीटा। अब ये जो आकृति कौन सी बनेगी, ये इस अल्फा और बीटा पर निर्भर करती है। यानी कि तल इस अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है इस बात पर आकृति निर्भर करेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि अब हम कह रहे हैं यदि बीटा 90 अंश हो, यानी कि तल बिल्कुल ऐसे काट रहा हो, ये तो ये हो गया द्विशंकु, ये तो क्या हुआ, द्विशंकु हुआ। इसे तल बिल्कुल 90 अंश पे काट रहा है, यानी कि मैं कहूँ कि ये तल है ब्लैक वाला और ये बिल्कुल 90 अंश पे काट रहा है, ये तल है, ये 90 अंश पे काट रहा है, तो ये जो है आकृति क्या बनेगी, वर्त बनेगी। जैसे मैं एक शंकु आपको काट के दिखा देता हूँ, चलो इसे बड़ा कर लेते हैं फिर इसे दिखाते हैं काट के। क्या हुआ भैया, अच्छा ये मिला, ठीक, 1 मिनट रुको, अब हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अब जैसा ये शंकु है, ये शंकु मैंने लिया, ठीक, ये शंकु है, शंकु के आकार की है, शंकु नहीं है पूरा, यहाँ से बंद होना चाहिए, शंकु तो ऐसे होता है। अब हम क्या करें इसे, यदि हम इसे द्विशंकु था, इसे हम यहाँ से काट दें बिल्कुल 90 पे, ऐसे काट दें ऐसे। ठीक है, काट दूँ, ये लो मैं काट के दिखा देता हूँ। ठीक, ऐसे काट दिया तो ये जो आकृति है ये आकृति वर्ताकार होगी। ठीक, जब हम इस तल को, इस शंकु को, ये शंकु था इस तरीके से, इस शंकु को बिल्कुल 90 पे काटते हैं, न इसका एंगल बिल्कुल ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ऐसे ला के हम काटते हैं ऐसे, तो ये क्या बनता है, वर्त बनता है। मैंने आपको काट के दिखाया, ये एक वर्त बनेगा। ठीक, कब बनेगा, जब ये ऊर्ध्वाधर तल को बिल्कुल 90 के, यानी कि अल्फा उसका जो मान होता है, कोण का जो मान होता है वो, अब वापिस आ जाइए वहीं, क्या होगा, जब बीटा का मान 90 अंश होता है तो ऊपर से वर्ताकार भाग दिखाई देता है। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हमने क्या किया, काटने का तरीका बदल दिया। ठीक, शंकु तो वही है, द्विक शंकु, उसका तरीका बदल दिया। उसका तरीका हमने क्या किया कि अल्फा, जो अल्फा का मान है, एक तो बीटा का मान बड़ा होना चाहिए अल्फा से और 90 अंश से छोटा कोण होना चाहिए। जैसा मैं दूसरा शंकु ले लेता हूँ, चलो 1 2 ये इसे ही ले लेते हैं, ये शंकु का ही काम करेगा अभी, ये है ना। तो अब हमने क्या किया कि बीटा जो है वो 90 अंश से छोटा ले लिया। जब हमने 90 अंश से छोटा लिया तो काहे की आकृति प्राप्त होती है, दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त कैसा होता है, आपने दीर्घवृत्त की आकृति क्योंकि देखी नहीं है, मैं बता देता हूँ, आगे डिस्कस पूरा करेंगे, चैप्टर में है। तो ये दीर्घवृत्त कहलाता है, अंडाकार आकृति समझो आप इसे। वर्त को थोड़ा सा अगर पिचकाते दोनों तरफ से तो अंडाकार जो आकृति होती है वो दीर्घवृत्त कहलाती है, इलिप्स कहलाती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि इसका मान, हमने जब इसे काटा था ऐसे 90 अंश पे काटा था, अब 90 अंश पे नहीं काटा, अब हमने इसका कोण ऐसे काट दिया यहाँ से। देखो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ जब दिखाता हूँ।
देखो ये पकड़ा हमने और हमने इस बार इसका एंगल चेंज कर दिया और ऐसे काट दिया। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये एक अंडाकार यानी कि एक इलिप्स प्राप्त हो गया। ये कोना प्राप्त नहीं होगा, वो तो पूरी तरीके कटेगा तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक इलिप्स अंडाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी और वो क्या कहलाती है फिर आपकी इलिप्स कहलाता है, दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक कब, जब इसका एंगल हमने काटने का 90 अंश से के बराबर कर, 90 अंश से छोटा कर दिया। जब 90, ये आपको याद रखना है, जब मैंने बताया था अभी पिछले उसमें, ये छोटा कर देते हैं फिर, है ना, ज़्यादा बड़ा आपको परेशान करेगा। बीटा का मान जब 90 अंश से छोटा होता है तो दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। ठीक है, जब बीटा का मान 90 अंश होता है तो वर्त प्राप्त होता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा का मान हमने बराबर कर दिया। जितना अल्फा का मान था उतना ही मान हमने किसका प्राप्त कर लिया, इसका बीटा का कर दिया। तो क्या प्राप्त होगा, एक परवलय प्राप्त होगा। परवलय पैराबोला से बोलते हैं। परवलय की आकृति कैसी होती है आपने देखी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये परवलय होती है, ये आकृति परवलय होती है। ये इधर भी हो सकती है, ठीक है। ये आकृति ऊपर भी हो सकती है, ये आकृति नीचे भी हो सकती है। ये परवलय होती है, हो तो कहीं भी सकती है। मान लिया ये है, यहाँ भी परवलय हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है, ये इसे एक्स एक्स से वाई एक्स से छूती हुई दोनों आकृति और इस एक्स एक्स से छूती हुई, तो ये परवलय होती है। ये परवलय का आकार होता है। तो परवलय कैसे प्राप्त होगा उस द्विशंकु से, जब अल्फा और बीटा का जो मान होता है वो बराबर हो जाए। जैसे ये शंकु है, ये नहीं, ये तो शंकु ही नहीं रहा, ये शंकु है। इस पे आ जाइए अब आप, यहाँ से ये शंकु है आपका। इस शंकु को जब हम यहाँ से काटेंगे, अल्फा और बीटा का मान जब हम काटेंगे यहाँ से, तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी। देखो ये जो आकृति है ये प्राप्त होगी। ये यहाँ से, क्योंकि ये तो किंची से कटा हुआ है, ऐसे गोल आ जाएगा ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी परवलय कहलाती है। परवलयाकार आकृति मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, तो वो परवलयाकार आकृति आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और आकृति बचती है, वो बचती है, एक आकृति और बचती है, वो बचती है ये वाली फोर्थ आकृति। फोर्थ आकृति में क्या है कि बीटा का जो मान है वो अल्फा से छोटा हो जाए, तब क्या बनता है, अति परवलय। अति परवलय क्या होती है, अति परवलय की आकृति मैं आपको बता दूं। अति परवलय ऐसी आकृति होती है, ये मिलके दो परवलय समझो बस। ये पैराबोला होता है, वो हाइपरबोला होता है। ये इसकी आकृति होती है, ये इधर भी हो सकती है, तो ये वो कहलाती है। अब क्या किया हमने, बीटा का जो मान था वो और छोटा कर दिया। यानी कि मैं अगर बिल्कुल नया ये दो जोड़ दूँ, ये समझो आप, ये द्विआकृति है, अच्छा सॉरी, ये है, ये पूरी जो आकृति है ये द्विआकृति होगी। अब हम क्या करें, थोड़े बड़े हो गए, चित्र छोटा हो गया है ना, तो छोटा उठा लेते हैं एक, है ना, एक छोटा शंकु ले लेते हैं। ठीक, ये हो गई है, ये दो शंकु जुड़ गए, द्विशंकु हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि अल्फा का जो मान है वो बिल्कुल छोटा कर दिया। यानी कि उसने क्या किया, यहाँ से काटा, ये यहाँ से काटते हुए एकदम बिल्कुल ऐसे ले जाते हुए दोनों, अब तक तो एक तल से एक भाग कट रहा था शंकु का, अब दोनों भाग कट जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब यहाँ से कट जाएगा, एक परवलय प्राप्त हो गया ये कट के। जब ये नीचे से भी कट जाएगा, तो ये दूसरा परवलय प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये तो इधर से प्राप्त हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये क्या कहलाता है, अति परवलय की आकृति। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि परवलय क्या होता है और अति परवलय क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो बनता है, तो मैंने बताया अभी, ये जो प्राप्त हुआ, जो छोटा करते हैं, जब अल्फा बराबर बीटा होता है तो परवलय बनता है। जब बीटा का मान अल्फा से छोटा होता है लेकिन जीरो से बड़ा होता है, जीरो होने का मतलब तो क्या हो जाएगा, इस अक्ष को ही काट देगा।
तो वो तो संभव नहीं है। तल जो है इसके साथ जो कोण बनाता है वो बीटा कहलाता है। तो इसीलिए 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन अल्फा से छोटा होना चाहिए, तो आपका क्या बनेगा कि ये जो है अतिपरवलय प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ परिभाषाएं हैं। अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेदन, जब तल शंकु के शीर्ष पर काटता है तो अपभ्रष्ट शंकु प्रतिच्छेद कहलाता है। यानी कि अब तक तो हम ऊपर काट रहे थे, अब हम कहाँ काट रहे हैं, बिल्कुल शीर्ष पे काटते हैं। मान लिए 2 शीर्ष है, यहाँ शीर्ष पे से काटते हैं, यहाँ से। अब तक तो यहाँ से कट रहा था, तल यहाँ से कट रहा था, अब इसे शंकु को काटते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जब बीटा का मान 90 अंश होता है, ये मैं बता रहा हूँ, जब बीटा का मान 90 अंश होता है तो यहाँ पर प्रतिच्छेद एक बिंदु होगा। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद यदि अल्फा का मान छोटा हो बीटा से तथा ये 90 अंश से, बीटा का मान 90 अंश से छोटा हो, यहाँ भी एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ये इस टाइप से कट जाएगा और एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसके बाद स्थिति नंबर 3 है। स्थिति 3 में क्या होगा कि स्थिति 3 में अब मैं बताता हूँ। स्थिति 3 ये है, स्थिति 3 में क्या होगा कि यदि अल्फा बराबर बीटा है तो प्रतिच्छेद एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उसकी जो है ये एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, बिंदु नहीं, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, सीधी रेखा। यदि बीटा का मान अल्फा से छोटा हो जाए तो बीटा का मान क्या हो गया, अल्फा से छोटा, तो उसमें स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करने वाला एक युग्म होगा, यानी कि 2 रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, ये आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, इस वीडियो को एक बार समझ में ना आए 2 बार आप देखें, लेकिन देखें जरूर, देखोगे जब ही इसका पता लगेगा आगे वर्त क्या होता है, परवलय क्या है, दीर्घवर्त क्या है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप अगर इसे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे वीडियो को एक बार और देखें, इसे कॉपी पे उतार लें, जिससे कि फिर ये देखकर याद भी आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। 11th की कुछ वीडियो, पहली वीडियो सबसे शुरू के यूट्यूब चैनल में मेरे पड़ी भी थी, लेकिन ये 11th चैप्टर की है, इसका ज़रा ध्यान रखना है। धन्यवाद।